धन्यवाद सखी। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और वो खाना बना रही थी। सब्जी बन चुकी थी पर रोटियां सेकनी बाकी थी और उसका मन अपनी सहेली आरुषि के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन से उसका ध्यान उस तरफ गया। मोबाइल स्क्रीन पर आरुषि का नाम देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। सच्चे मन से याद करो तो भगवान सुन ही लेता है। हेलो अवी, कल आ रही है तू मुझसे मिलने? कल तो मुश्किल है। तू अभी कहाँ है? तेरे ही शहर में हूँ और परसों ही वापिस ही है। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे आना है इस जगह पर। मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तेरे घर के पास ही है। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस 12 बजे तक पहुँच जाना। फोन पर बात करते हुए ही अवंतिका ने व्हाट्सएप पर आरुषि का मैसेज देखा। अरे ये तो मिथिला साहित्यिक मंच का इनविटेशन का कार्ड है। मैं तो यहाँ नहीं जुड़ी हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैंने इनवाइट किया है तुझे। हाँ, अपनी एक मैथिली कविता तैयार रखना। पर आरुषि, मैं तो हिंदी में ही लिखती हूँ, तू कोशिश तो कर। तेरी मातृभाषा है और तू घर में बोलती तो है अपनी भाषा में। मुझे पता है तू कर सकती है। बहुत अच्छा मौका है, मिलने का मिलाना हो जाएगा और इस साहित्यिक कार्यक्रम में सहभागिता भी हो जाएगी। अच्छा, मैं कल बताती हूँ। इनसे भी पूछना होगा। किन से? अपने राजा जी से। आरुषि की हंसी सुनकर वह भी हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। तू बस कल की तैयारी कर ले। रोटियां सेकते और खाना परोसते समय भी उसका पूरा ध्यान आरुषि की बातों पर ही लगा था। कैसे और कब लिखेगी वो? रसोई का काम निपटाने में ही तो उसको रात के 12 बज ही जाते हैं। देर रात तक लिख भी लिया तो क्या वो मंच पर सुना पाएगी? यह सोचकर ही उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मन रोमांचित भी हो रहा था और एक डर भी लगा था कि कहीं वहाँ कोई जान पहचान का ना मिल जाए और उसका मजाक ना उड़ाए। खाना बनाने के बाद उसने अपने पति अमन से पूछा तो उन्होंने कहा, जाओ अपनी सहेली से मिलने। वैसे भी तुम कभी कहीं बाहर जाती ही नहीं हो, दिन भर घर में ही रहती हो। उसने अमन से उस कार्यक्रम के बारे में बताया और वो इनविटेशन कार्ड दिखाया। आप भी चलते तो अच्छा रहता। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? कल छुट्टी नहीं है और मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुझे तो ये कविता कहानी सब बड़ी उबाऊ लगती हैं। वो जानती थी कि अमन को साहित्य में बिल्कुल रुचि नहीं है। कुछ पंक्तियाँ उसने मैथिली में अपनी डायरी में लिखी थी, उसमें सुधार किया और उसे पूरा किया। वैसे तो उसे सिर्फ अपनी सहेली आरुषि से मिलने की ही उत्सुकता थी। अगले दिन पति और बच्चों के स्कूल ऑफिस जाने के बाद वो शीशे के सामने खड़ी हो कविता पाठ का अभ्यास करने लगी। अपनी अलमारी में रखी साड़ियों में से उसने जामुनी रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी निकाली, हल्का सा मेकअप किया और उस कार्ड में जो पता लिखा था वहां जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। पता खोजने में उसे काफी परेशानी हुई क्योंकि वो इस तरह कभी कहीं अकेले जाती ही नहीं थी। कभी कहीं जाना भी होता था तो
परिवार वालों के साथ ही जाया करती थी। आज पहली बार उसने घर के बाहर अकेले निकलने का जो फैसला किया था, इस साहस का श्रेय वो अपनी साहित्यिक मित्र आरुषि को ही दे रही थी। जब वो उस निर्धारित स्थान पर पहुंची और आरुषि से मिली तो उसकी आंखें सजल हो उठी। आरुषि ने गले लगकर उसका स्वागत किया और उसे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से परिचय करवाया। ये सब उसके लिए ये एक सपने के समान ही था। उसको लिखने पढ़ने और सिलने बुनने का शौक बचपन से ही रहा। वो अपने खाली समय में कुछ न कुछ क्रिएटिव किया करती। आते समय उसने अपने हाथ से बनाए कुछ सामान रख लिए थे। जब आरुषि को वो बैग और फूलों वाली की चेन दी तो उसने उसकी खूब तारीफ की और सभी को दिखाया। उसे बहुत ही प्यार से संभाल कर रख लिया। अतिथिगण के भाषण और विद्यापति जयंती के कार्यक्रम के बाद लंच और उसके बाद काव्य पाठ होना था। वो तो सोच कर गई थी कि वो 3 बजे तक पति और बच्चों के घर आने से पहले पहुंच जाएगी, पर आरुषि के विशेष आग्रह पर उसे लंच के लिए रुकना पड़ा। घर में फोन करके उसने अपनी जेठानी को बता तो दिया कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसका मन डर रहा था कि घर में सब उसे डांटेंगे और बातें बनाएंगे। उसने वापस जाने के लिए कहा तो आरुषि उससे बोली, देख तेरी जो मर्जी तू वही कर, पर मैं चाहती हूँ कि तू जब यहाँ तक आई है तो कविता पाठ का आनंद ले और अपनी प्रस्तुति देकर ही जा। मैं जानती हूँ कि तेरा मन भी यही कर रहा है कि तू अभी यहीं रुके। देख, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। तेरे पति और बच्चे खाना खा लेंगे, घर में और लोग तो हैं। एक दिन तू अपने लिए भी जी ले। कब तक दूसरों के लिए जीती रहेगी? तेरी खुद की भी जिंदगी है। आरुषि की बातों का असर था या उस साहित्यिक समारोह का जादू जो वो अपनी उस कुर्सी से उठी नहीं पा रही थी जिस पर वो बैठी थी। उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। एक के बाद एक कवि कवित्री अपनी कविताओं का पाठ कर रहे थे और वह एक सम्मोहक भरी दुनिया में पहुंच गई थी जहां वो हमेशा रहना चाहती थी। तभी मंच पर अवंतिका मिश्रा का नाम पुकारा गया और आरुषि ने जोरदार तालियां बजाई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे कविता सुनाने के लिए पुकारा जा रहा है। कांपते पैरों के साथ वह मंच तक पहुंची। इतने लोगों के बीच वह कैसे सुनाएंगी? उसने पहले कभी किसी मंच पर अपनी कोई कविता नहीं सुनाई थी। हिम्मत करके माइक के आगे खड़ी हो गई और पहले सबको प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे साहस जुटाकर अपनी लिखी कविता सुनाने लगी। जहां उपस्थित सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और उसकी खूब तारीफ की। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कभी इतने बड़े मंच पर अपनी लिखी कविता सुना पाएंगी। जब वो कविता पाठ करके अपने स्थान पर आई तो आरुषि ने उसे गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, देखा, मैंने कहा था ना, तू कर सकती है और तूने कर दिखाया। बेकार में ही डर रही थी। शाम हो गई थी और वह आरुषि से विदा ले रही थी। खुले आकाश में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे पंख मिल गए हैं और वह चिड़ियों की तरह उड़ रही है। उसके मन का डर
छूमंतर हो गया था। आज पहली बार उसने आज़ादी महसूस की थी। वह भी कर सकती है और अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा सकती हैं। ये आत्मविश्वास उसमें जागृत हो रहा था। आने में देर हो जाएगी। जब ये मैसेज उसने अमन को किया था तब उसके जवाब से ही उसने वहाँ कार्यक्रम समाप्त होने तक रुकने का मन बनाया था। अरे आराम से आओ, मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया है। जब घर आई तो उसने अपने पति की तरफ देखा तो मुस्कुरा रहे थे। वह बेकार में ही डरती थी। इतना मुश्किल भी तो नहीं है अकेले बाहर जाना और अपने मन का करना। उसमें आत्मविश्वास आ गया था। आरुषि ने उसके बनाए हुए सामान को जब मंच पर आकार दिखाया तो सब ने उसकी भी बहुत तारीफ की थी और आरुषि ने उससे कहा था, तुम अपने इस हुनर को भी दुनिया के सामने लाओ और सोशल मीडिया पर यह सब डालो जो तू अपने हाथों से बनाती है। सच तेरे हाथों में जादू है। और हाँ, लिखना भी मत छोड़ना। जो भी मौका मिले उसका भरपूर लाभ उठाना। अपनी जिंदगी की रानी हो तुम। इतनी काबिलियत होने के बावजूद अपने घर की नौकरानी बनकर ही रह गई हो। अवंतिका ने मीशो पर अपना सेलर अकाउंट खोला और अपनी बनाई कुछ सामान की फोटो उसमें भेजी, जिससे थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर आने लगे। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अब काम करना शुरू कर दिया। जितना कुछ सामान अब तक बनाया था धीरे धीरे सब पोस्ट करने लगी और रोज कुछ नया बनाती। उसका यह शौक बिजनेस बन गया। लेखन और बिजनेस दोनों एक साथ संभालना मुश्किल तो था, पर रानी है वो अपनी जिंदगी की, जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जल्द ही उसका यूट्यूब चैनल और फेसबुक कंटेंट मोनेटाइज हो गए। उसके पास अपनी मेहनत के पैसे आने लगे। अब उसे किसी पर पैसों के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अपनी पसंद की चीज अब वो अपने पैसों से खरीदती, खूब शॉपिंग करती और जब मन करता अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती। आरुषि ने ही उसे अपने आप से मिलवाया और इस काबिल बनाया। उसका मन बार बार अपनी सखी आरुषि को धन्यवाद करता था।